हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी संगठन का अर्थ, संगठन का आधार, संगठन कितने प्रकार का होता है। इससे पहले के जो वीडियोस अपलोड हुए हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पर, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। और यदि वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं कि संगठन क्या है। संगठन जो होता है उसमें कई व्यक्ति शामिल होते हैं, यानी एक मान लीजिए कि एक समूह है, ठीक है, व्यक्तियों का समूह है जिनका एक निर्धारित उद्देश्य होता है, ठीक है, उनका एक निर्धारित उद्देश्य होता है संगठन का। और इस निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समूह के जो सदस्य होते हैं वे सभी अपनी सारी शक्तियों को लगा देते हैं, ठीक है। यानी समूह के या संगठन का जो सदस्य होते हैं उनका यही कोशिश रहता है कि अपना जो निर्धारित उद्देश्य है, जो उद्देश्य निर्धारण किया गया है उसको प्राप्त कर ले, ठीक है। चलिए जानते हैं इन डिटेल इस चैप्टर में क्या है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम ये कह सकते हैं कि किसी कार्य को योजनाबद्ध ढंग से करना ही संगठन है, ठीक है। जनरली हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी काम को योजनाबद्ध यानी प्लानिंग के साथ करना ही संगठन है। कार्य आरंभ करने से पहले उसको भली प्रकार से नियोजित कर लिया जाए, इसी को संगठन कहते हैं, ठीक है। यानी काम शुरू करने से पहले इसको अच्छे से प्लान कर ले, ठीक है, इसी को संगठन कहते हैं। संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार संगठन शब्द का अर्थ है किसी वस्तु का व्यवस्थित ढांचा बनाना, टू गिव ऑर्डरली स्ट्रक्चर टू, अथवा किसी वस्तु का आकार निश्चित करना तथा उसको कार्य करने की स्थिति में लाना, टू फ्रेम एंड पुट इनटू वर्किंग ऑर्डर। संगठन में 3 तत्व निहित है। यह कार्य किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, इसमें सहयोग की भावना होती है तथा यह अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी संगठन में अनेक व्यक्ति होते हैं जिनका एक उद्देश्य होता है, निश्चित उद्देश्य होता है जिसको पूरा करने का वे कोशिश करते हैं। और ये उद्देश्य जो है वो पूरा तभी होगा जब उनके बीच में सहयोग हो, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है इसके 3 निहित तत्व है। यह कार्य किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, इसमें सहयोग की भावना होती है तथा यह अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। गठन, संगठन में जो गठन शब्द है उसका अर्थ है, गठन का अर्थ है व्यवस्था। व्यवस्था में विशेष रूप से व्यक्तियों तथा कार्यों को नियोजित किया जाता है। इस प्रकार संगठन का आशय अनेक व्यक्तियों की ऐसी स्थिति या ढांचे स्ट्रक्चर से है जिसमें वे पहले से निश्चित लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए योजनाबद्ध रीति से काम करते हैं तथा एक दूसरे को सहयोग देते हुए अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन सुव्यवस्थित रूप से करते हैं, ठीक है। यानी संगठन में जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्य है, कर्तव्य है, वो निर्धारित होता है जिसका वे सुव्यवस्थित रूप से पालन करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं ताकि जो निर्धारित लक्ष्य है या उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सके। उदाहरण के लिए हमारा शरीर एक संगठन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान ले कि हमारा शरीर जो है, बॉडी जो है वो एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें विभिन्न अंग जैसे कि हाथ, पैर, नाक, कान, रक्त संचार, नाड़ियों आदि की पद्धतियाँ अपने निश्चित निर्धारित कार्यों को करते हुए शरीर के सजीव संगठन का निर्माण करते हैं, ठीक है। हमारा शरीर को यदि हम एक संगठन मान ले तो इसमें हाथ, पैर, नाक, आँख, कान, रक्त संचार, नाड़ियाँ जो भी है अलग अलग अंग, वो सभी पद्धतियाँ अपने निश्चित निर्धारित कार्यों को करते हुए शरीर के सजीव यानी जीवित संगठन का निर्माण करते हैं। ये सभी अन्योन्याश्रित है, यानी एक दूसरे पर आश्रित है, ठीक है, डिपेंडेंट है, निश्चित संबंधों से एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, ठीक है। और यदि कोई एक अंग अपना कार्य करना छोड़ देता है तो इसका समूचे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। शरीर का यदि कोई एक अंग कार्य करना छोड़ दे तो इसका जो प्रभाव होगा, असर होगा, वो पूरे शरीर, समूचे शरीर पर होगा। शरीर के अंगों का अपने स्थान पर रहते हुए कार्य करना स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है।
इसी सिद्धांत के आधार पर जब किसी निश्चित उद्देश्य के लिए व्यवस्था की जाती है तो अंग्रेजी में इसे ऑर्गेनाइज संगठन करना कहा जाता है, क्योंकि इसमें उसके विभिन्न अंगों को निश्चित कार्य करने के लिए बनाया जाता है। इसी से संगठन का अर्थ देने वाला शब्द ऑर्गेनाइजेशन है। इसका अर्थ एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई क्रमबद्ध व्यवस्था है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण से संगठन शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से यदि देखें, मैनेजमेंट व्यू से, तो संगठन शब्द जो है ऑर्गेनाइजेशन शब्द, इसका दो अर्थों में प्रयोग होता है। प्रथम अर्थ में संगठन से आशय संगठन के ढांचे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से है। इस अर्थ में संगठन मूलतः ऐसे व्यक्ति का समूह है जो औपचारिक संबंधों द्वारा संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु साथ मिलकर प्रयत्न करते हैं। द्वितीय अर्थ में यानी दूसरे अर्थ में संगठन से आशय ऐसी प्रक्रिया या प्रोसेस से है जो किसी उपक्रम की विभिन्न क्रियाओं को परिभाषित करने, उन्हें समूह में बांटने एवं उनके बीच अधिकार संबंध स्थापित करने से संबंधित होती है। इस प्रक्रिया में ही यह निर्धारित किया जाता है कि निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कौन कौन सी क्रियाएं की जाएंगी तथा इन क्रियाओं को विभिन्न अधिकारियों यानी अलग अलग अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कार्य निष्पादित करने हेतु किन किन समूहों में बांटा जाएगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्य निष्पत्ति हेतु यानी कार्य करने के लिए आवश्यक अधिकार एवं उत्तरदायित्व दिए जाते हैं या सौंपे जाते हैं। ठीक है, आवश्यक यानी जरूरी जो राइट्स है वो और उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए जाते हैं। संक्षेप में संगठन से तात्पर्य ऐसी कार्य योजना से है जिसमें एक समूह अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से अपनी सारी शक्तियों को लगा देता है। अब आशा है कि आप संगठन क्या है ये समझ चुके होंगे। अब संगठन के प्रकार जानते हैं। संगठन को दो भागों में विभाजित किया है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड वन इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संगठन जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक संगठन और दूसरा है अनौपचारिक संगठन। क्लियर? संगठन जो है दो प्रकार के होते हैं, लेकिन औपचारिक संगठन को 3 नामों से जाना जाता है। 4 नाम से। और अनौपचारिक संगठन जो है इसको 3 नामों से जाना जाता है। जैसे कि औपचारिक संगठन को यांत्रिक संगठन भी कहते हैं, मैकेनिकल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इंजीनियरिंग संगठन भी कह सकते हैं, इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, संरचनात्मक कार्यात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। वही अनौपचारिक संगठन को अन्य 2 नामों से भी जाना जाता है, जो कि है सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन, सोशल साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और मानवतावादी ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। औपचारिक संगठन को इन 4 नाम से जान सकते हैं, या तो औपचारिक संगठन, या यांत्रिक संगठन, या इंजीनियरिंग संगठन, या संरचनात्मक कार्यात्मक संगठन। ये जो चारों चीज़ है एक ही है। ठीक है, ये चारों जो है। और अनौपचारिक संगठन, सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन, मानवतावादी, ये तीनों जो वर्ड है एक दूसरे के पर्यायवाची है। क्लियर? औपचारिक संगठन क्या है चलिए जानते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। औपचारिक संगठन उन संगठनों में से है जिसमें प्रत्येक स्तर पर स्थिति, अधिकार एवं उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया जाता है। ठीक है, औपचारिक संगठन क्या है? औपचारिक संगठन वह संगठन होता है जिसमें हर एक लेवल पर जो स्थिति है, अधिकार है और उत्तरदायित्व है उसको क्लियरली परिभाषित कर दिया जाता है, डिफाइन कर दिया जाता है। औपचारिक संगठन जो होते हैं, इस प्रकार के संगठनों में अधिकार उच्च स्तर से नीचे के स्तर की ओर प्रत्यायोजित होती है और पूरी संगठन संरचना संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न यानी कोशिश करती है। बर्नार्ड के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की
क्रियाएं एक दिए हुए उद्देश्य की तरफ जानबूझकर समन्वित की जाती है तब उसे औपचारिक संगठन कहा जाता है। बर्नार्ड के अनुसार ही औपचारिक संगठन के अंतर्गत संयंत्र की पद्धति, नीतियाँ, नियम सम्मिलित होते हैं जो यह अभिव्यक्त करते हैं कि तकनीकी उत्पादन के कार्य की प्रभावी ढंग से पूर्ति के लिए एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ क्या संबंध होगा। यह मानव संगठन और तकनीकी संगठन के मध्य अपेक्षित संबंधों को निर्धारित करता है। एल उर्विक ने अपनी पुस्तक प्रशासन के तत्व में लिखा है, संगठन से तात्पर्य है औपचारिक ढांचा जिसकी रचना स्पष्ट सिद्धांतों, नियमों तथा उपनियमों के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। साइमन स्मिथबर्ग तथा थॉमसन के अनुसार औपचारिक संगठन वह है जिसमें व्यवहार तथा संबंधों को जानबूझकर औचित्य के आधार पर संगठन के सदस्यों के लिए योजनाबद्ध कर दिया जाता है। यहाँ कुछ विद्वानों के विचार दिए हुए हैं जिसको आपको याद रखना है ताकि आंसर में जब आप इसको इंक्लूड करोगे, शामिल करोगे तो आपका जो मार्क्स है अच्छा आएगा। ठीक है, तो औपचारिक संगठन के बारे में एल डी वाइट के शब्दों में यह संबंधों की एक औपचारिक घोषित प्रतिकृति है जो शासन में विधि तथा उच्चतम प्रबंध द्वारा स्थापित की जाती है। यह किए जाने वाले कार्य की प्रकृति तथा मात्रा पर आधारित है। इसे चित्र यानी चार्ट या रेखा चित्र डायग्राम पर अंकित किया जा सकता है, भले ही वह परिपूर्ण यानी परफेक्ट न हो। औपचारिक संगठन इस ठोस तर्क पर आधारित होता है कि उचित ढंग से संगठन व्यक्तियों के सम्मिलित प्रयास असंगठित व्यक्तियों के व्यक्तिगत प्रयासों के योग से कहीं ज़्यादा अच्छे परिणाम देंगे। ठीक है, औपचारिक संगठन जो है इस लॉजिक पर आधारित होता है, बेस्ड होता है कि उचित ढंग से यानी सही से उचित ढंग से संगठन व्यक्तियों के सम्मिलित प्रयास असंगठित व्यक्तियों के व्यक्तिगत प्रयासों के योग से कहीं ज़्यादा अच्छे परिणाम देंगे। इसमें उच्च तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंधों का विवरण लिखित आचार संहिताओं में कर दिया जाता है। इस सिद्धांत पर उस यंत्र की छाप है जो वैज्ञानिक शुद्धता, तर्क संगत संरचना तथा प्रत्येक चरण संपन्न करने में सर्वोत्तम मार्ग अपनाने और विभिन्न भागों को एकीकृत संगठन से संबद्ध करने का विशेष ध्यान रखता है। इस दृष्टिकोण का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि इसमें संगठन के अनुरूप उपलब्ध मानव सामग्री का समायोजन किया जाता है। इस दृष्टिकोण के प्रतिपादकों का यही निष्कर्ष है कि पहले आदर्श संगठन की आकृति या नमूना बना लिया जाए और फिर उसमें काम करने वाले लोगों का समायोजन इस प्रकार किया जाए कि वे संगठन में ठीक ठीक बैठ सके। इस दृष्टिकोण में मनुष्यों की अपेक्षा कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ऐसा संगठन दक्षता पर अत्यधिक जोर देता है, ठीक है, तथा वह निवैयक्तिक होता है। औपचारिक संगठन के कुछ लक्षण दिए गए हैं। कैरेक्टरिस्टिक, इसके जो विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक औपचारिक संगठन के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं इस प्रकार हो सकती है। औपचारिक संगठन जो है जानबूझकर बनाया जाता है। औपचारिक संगठन अधिकारों के प्रत्यायोजन के सिद्धांतों पर आधारित होता है। यह यानी औपचारिक संगठन जो है पूर्णतः निर्वैयक्तिक होता है। ये कार्य पर अधिक बल देता है। प्रत्येक स्तर पर स्थिति, अधिकार, उत्तरदायित्व को परिभाषित कर दिया जाता है एवं उनकी व्याख्या कर दी जाती है। औपचारिक संगठन में प्रायः संगठन चार्टों का निर्माण एवं प्रयोग किया जाता है। औपचारिक संगठन में आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड का पालन किया जाता है और औपचारिक संगठन में श्रम विभाजन संभव होता है। ठीक है, औपचारिक संगठन जो होता है इसमें श्रम विभाजन जो है पॉसिबल होता है। औपचारिक संगठन के कुछ लाभ दिए गए। एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हेंस तथा मैसी ने औपचारिक संगठन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लाभों का उल्लेख किया है। पारस्परिक मतभेद का अंत। औपचारिक संगठन जो होता है इसमें पारस्परिक मतभेद का अंत होता है। अधिकारों और उत्तरदायित्वों की स्पष्ट व्याख्या होने के कारण आपसी मतभेदों के उत्पन्न होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। ठीक है, कार्यों का दोहराव न होना। औपचारिक संगठन जो होता है इसमें कार्यों का दोहराव नहीं होता है।
पूर्णतया नियोजित होने के कारण इसमें किसी कार्य का दोहराव नहीं होता है। ठीक है। उत्तरदायित्व में अंतर का अभाव, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें अंतर का अभाव यानी कमी होती है। विभिन्न व्यक्तियों के उत्तरदायित्व के निश्चित होने से उनके मध्य अंतर स्वतः समाप्त हो जाते हैं, खुद ही समाप्त हो जाते हैं। टाल मटोल की संभावना का ना होना, औपचारिक संगठन में टाल मटोल की संभावना नहीं होती है। इस संगठन में टाल मटोल की संभावना नहीं रहती क्योंकि इसमें अधिकारों व उत्तरदायित्व की स्पष्ट व्याख्या कर दी जाती है। औपचारिक संगठन के द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त करना आसान होता है, सरल होता है। उद्देश्यों को प्राप्त करने या उन तक पहुंचने का यह अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सरल साधन है। ठीक है। औपचारिक संगठन जो है उद्देश्यों को प्राप्त करने का या उन तक पहुंचने का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सरल यानी आसान साधन है, इजी रिसोर्स है। एक व्यक्ति के अत्यधिक महत्व की समाप्ति, औपचारिक संगठन में किसी एक ही व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता, उनका अत्यधिक महत्व स्वतः समाप्त हो जाता है। पक्षपात नहीं होती है औपचारिक संगठन में, पक्षपात का न होना, औपचारिक संगठन में अवसरवादी और पक्षपात के अवसर समाप्त हो जाते हैं। कार्यों के परिमापों का निर्धारण, औपचारिक संगठन जो होता है इसमें कार्यों के सही परिमापों मेजरमेंट्स का निर्धारण अधिक अच्छी तरह से किया जा सकता है। सुरक्षा की भावना को बल, औपचारिक संगठन में सुरक्षा की भावना को बल मिलता है। कार्यों के स्पष्ट होने के कारण कर्मचारियों की सुरक्षा की भावना को बल मिलता है। इतनी सारी विशेषताएं होने के बावजूद औपचारिक संगठन जो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। औपचारिक संगठन के डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के इस रूप की आलोचना की जाती है, यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी आलोचना की जाती है। आलोचकों का कहना है कि इसमें मानवीय तत्व की उपेक्षा की गई है। किसी भी संगठन की वास्तविक प्रकृति उसके यांत्रिक ढांचे के अध्ययन मात्र से नहीं समझी जा सकती। इसके लिए संगठन में कार्यरत यानी कार्य करने वाले लोगों की मनोवृत्ति, उनके व्यवहार का स्वरूप, उनका चरित्र, उनकी रुचियाँ, शैक्षणिक योग्यताएं आदि की जानकारी प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो एंडरसन एवं स्वेनिंग के शब्दों में संगठन का ढांचा और कुछ नहीं बल्कि केवल चित्र, रेखाचित्र, दैनिक कार्यों की परिपाटी, नियमावली तथा अनुदेशों अथवा शब्दों का समूह मात्र ही बनकर रह जाता है। रोथलिसबर्गर के शब्दों में बार बार हम मानवीय समस्याओं को अमानवीय उपकरणों से अमानवीय आधार सामग्री के रूप में सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। यह मेरी एक सादी सी धारणा है कि मानवीय समस्या को मानवीय समाधान की ही आवश्यकता है। औपचारिक संगठन के प्रमुख दोष इस प्रकार है। पहल शक्ति की समाप्ति, औपचारिक संगठन का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह उपक्रम में पहल शक्ति को समाप्त कर देता है। ठीक है। अधिकारियों का स्वहित में प्रयोग, औपचारिक संगठन में अधिकारी कई बार अपने अधिकारों को अनावश्यक रूप से अपने ही हित में प्रयोग करते हैं। ठीक है। औपचारिक संगठन जो होता है उसमें अधिकारी क्या करते हैं, कई बार अपने अधिकारों को गैर जरूरी रूप में, अनावश्यक रूप में अपने ही हित में प्रयोग कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। अन्य संगठनों की मान्यताओं एवं भावनाओं की उपेक्षा, औपचारिक संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति सामाजिक संगठनों की मान्यताओं एवं भावनाओं पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देते हैं। यंत्रवत होना, औपचारिक संगठन यंत्रवत होते हैं जो कि मनुष्यों से ज़्यादा अपने नियमों और नीतियों को महत्व प्रदान करते हैं। ठीक है। औपचारिक संगठन कैसा होता है, यंत्रवत होता है जो मनुष्यों से ज़्यादा, इंसान से ज़्यादा अपने नियम और नीतियों को इम्पोर्टेंस देते हैं। अनौपचारिक संप्रेषण में बाधक, औपचारिक संगठन जो है अनौपचारिक संप्रेषण में बाधाएं उपस्थित करती है। अब तक आपने जाना औपचारिक संगठन क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, इसके दोष क्या है। अब आप जानेंगे कि अनौपचारिक संगठन क्या है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सामान्य अनुभव है कि प्रत्येक संगठन में प्रायः लोग औपचारिक सीमाओं से निकलकर अनौपचारिक सामाजिक संगठन का निर्माण करते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि अधिकांश व्यक्ति समूहों के सदस्यों के रूप में रहते हैं और कार्य करते हैं और प्रत्येक छोटे समूह का अपना अनौपचारिक आचरण होता है। ऐसे समूह के विभिन्न सदस्यों को अपनी भूमिकाएं अदा करनी होती है और प्रत्येक सदस्य एक विशेष तरीके से अपनी प्रतिक्रिया को, रिएक्शन को अभिव्यक्त करता है।
अनौपचारिक सामाजिक समूह कर्मचारियों की प्रवृत्ति एवं आचरण को अधिक प्रभावित करते हैं। अतः यहाँ अनौपचारिक संगठन का अर्थ तथा उसकी प्रकृति का अध्ययन करना आवश्यक है। ठीक है, अनौपचारिक संगठन जो होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसके मीनिंग एंड नेचर, अर्थ और प्रकृति का अध्ययन करना, उसका स्टडी करना आवश्यक है। क्योंकि अनौपचारिक संगठन जो होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वो स्टाफ्स की टेंडेंसी को एवं उनके बिहेवियर को, आचरण एवं प्रवृत्ति को अधिक प्रभावित करते हैं। अनौपचारिक संगठन से आशय उन व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंधों से है जो व्यक्तियों के एक दूसरे से एक साथ संगठित होने पर स्वतः उदय होते हैं। ठीक है, मतलब कि व्यक्ति जब एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, संगठित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो स्वयं ही अपने से ही अनौपचारिक संगठन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, बर्नार्ड के अनुसार एक संगठन उस समय अनौपचारिक माना जाता है जबकि अंतः व्यक्तिगत संबंधों का समूह अनजाने में संयुक्त उद्देश्य के लिए स्थापित हो जाता है। ठीक है, प्रोफेसर डेविस के अनुसार अनौपचारिक संगठन को ऐसे व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों के जाल या तंत्र के रूप में मानते हैं जो औपचारिक संगठन द्वारा आवश्यक या स्थापित नहीं किया जाता है। अनौपचारिक संगठन की अवधारणा को जोसेफ एल मैसी ने ऐसे किसी मानवीय समूह की प्रतिक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया है जो स्वतः तथा प्राकृतिक रूप से समय की लंबी अवधियों में उत्पन्न होती है। ऐसे अनौपचारिक संगठन इस कारण भी निर्मित होते हैं क्योंकि व्यक्ति एक कठोर कार्यात्मक ढांचे में बांधा नहीं जा सकता जब तक कि उसे सामाजिक रूप में महत्वहीन प्राणियों के स्तर तक ना पहुंचा दिया जाए। संगठन की अनौपचारिक धारणा के प्रमुख प्रवर्तक एल्टन मेयो तथा उनके साथी हैं। इन लोगों ने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हॉथोर्न संयंत्र के संबंध में अग्रगामी प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि जब कुछ व्यक्ति दीर्घकाल तक यानी लंबे समय तक मिलकर काम करते हैं तो उनमें भावात्मक तथा व्यक्तिक संबंध विकसित हो जाते हैं जो औपचारिक संबंधों से भिन्न होते हैं। ठीक है, जो कि फॉर्मल रिलेशन से डिफरेंट होते हैं। इन संबंधों को ही अनौपचारिक संगठन कहा जा सकता है। साइमन स्मिथबर्ग तथा थॉमसन के अनुसार अनौपचारिक संगठन से तात्पर्य है आचार व्यवहार की संपूर्ण प्रतिकृति, संगठन की वह प्रक्रिया जिसमें सदस्य गण यथार्थ में व्यवहार करते हैं। सदस्यों का यथार्थ व्यवहार संगठन की औपचारिक योजना के प्रतिकूल होता है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि जहाँ भी लोग साथ मिलकर काम करते हैं, सामाजिक संबंध तथा समूह का उदय होना निश्चित हो जाता है। यह संबंध लोगों का एक दूसरे के साथ निरंतर संपर्क होने के कारण स्वतः उत्पन्न होता है। ठीक है, एक दूसरे से बार बार मिलने के कारण, लगातार संपर्क होने के कारण ये जो संबंध है वो खुद ब खुद उत्पन्न हो जाता है। ऐसे अनौपचारिक संगठन इस कारण भी निर्मित हो जाते हैं क्योंकि व्यक्ति एक कठोर कार्यात्मक ढांचे में बांधा नहीं जा सकता जबकि उसे सामाजिक रूप से महत्वहीन प्राणियों के स्तर तक ना पहुंचा दिया जाए। यह अवधारणा मनुष्यों, मानवीय अभिप्रेरणाओं और अनौपचारिक सामूहिक कार्य पालन पर बहुत अधिक बल देती है। अतः इसे संगठन की मानवतावादी अवधारणा, ह्यूमनिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इस दृष्टिकोण का आग्रह है कि संगठन के रूप पर विचार करते समय सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि यह कोई जड़ वस्तु नहीं है बल्कि क्रियाशील एवं सजग व्यक्तियों का समूह है। साइमन के अनुसार अनौपचारिक संगठन से आशय है संगठन में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का होना जो उसके अंदर के निर्णयों को प्रभावित करते हैं किंतु इन्हें औपचारिक योजना में स्थान नहीं दिया जाता या उस योजना से मेल नहीं खाते। व्हाइट ने अनौपचारिक संगठन का अर्थ बतलाते हुए लिखा है, ऐसे कार्यात्मक संबंध जो कि लंबे अरसे तक एक साथ काम करने वाले लोगों के पारस्परिक अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप विकसित होते हैं। ऐसे संबंध अलिखित होते हैं, अनौपचारिक होते हैं तथा रेखाचित्र द्वारा नहीं दर्शाए जा सकते। जैसा कि व्हाइट ने कहा है कि अनौपचारिक संगठन व्यक्तियों के क्रियात्मक संबंधों की प्रतिकृति न कि टुकड़ों को जोड़कर इमारत बनाने की निर्वैयक्तिक प्रक्रिया है। लोक प्रशासन में अनौपचारिक संगठन अवधारणा के समर्थक विचारकों में
एल्टन मेयो, मेरी पार्कर, फॉले, हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं या लक्षण। अनौपचारिक संगठन की जो विशेषताएं हैं इस प्रकार है। अनौपचारिक संगठन स्वतः उत्पन्न होती है। अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए बनाया गया सामाजिक ढांचा है। अनौपचारिक संगठन औपचारिक चार्ट में यह अपना स्थान नहीं रखता है। प्रबंधकीय पदानुक्रम मैनेजरियल हायरार्की के अंतर्गत सभी स्तरों पर इसे पाया जा सकता है। यह रीति रिवाजों यानी अनौपचारिक संगठन जो है रीति रिवाजों, पारस्परिक संबंधों तथा सामाजिक समूहों की आदतों से विकसित होता है। अनौपचारिक संगठन में मनुष्य की प्रमुख भूमिका मानता है। अनौपचारिक संगठन जो है ये मनुष्य की प्रमुख भूमिका मानता है और मनुष्य को मशीन के पुर्जे की तरह जड़ नहीं मानता। उनकी अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं, पसंदगियाँ तथा नापसंदगियाँ होती है। इसकी मान्यता है यानी अनौपचारिक संगठन जो है इसकी मान्यता है कि सांगठनिक व्यवहार बड़ा जटिल होता है और इसमें मानव जीवों पर चारों ओर से दबाव डालने वाले प्रभाव पड़ सकते हैं। अतः संगठन की समस्याओं का विश्लेषण करने तथा उसका समाधान करने के लिए मनुष्य की बहुमुखी प्रकृति को समझना अति महत्वपूर्ण है। अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन के कार्यों को अधिक प्रभावित करता है। ऐसे संगठन के सदस्य यानी अनौपचारिक संगठन के सदस्य अपने प्रमाप निर्धारित कर लेते हैं, सामूहिक हितों की खोज करते हैं और विचार विनिमय करते हैं, ओपिनियन एक्सचेंज करते हैं। उनके अपने उद्देश्य होते हैं जो कि संस्था के लिए अनुकूल हो सकते हैं। इन संगठनों का, अनौपचारिक संगठनों का आधारभूत उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है। ठीक है, अनौपचारिक संगठन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, जिनकी पूर्ति औपचारिक संगठन संरचना से नहीं की जा सकती है। औपचारिक संगठन सामाजिक संगठन की उन भावनाओं और मान्यताओं को ध्यान में नहीं रखते जिनके द्वारा व्यक्ति व व्यक्तियों के समूह अनौपचारिक रूप से एक दूसरे से अंतर्गठित होते हैं। अपने समुदायों में व्यक्ति एक साथ मिलकर व्यक्तिगत संबंधों का निर्माण करते हैं और अनौपचारिक समूहों में संगठित हो जाते हैं, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान तथा महत्वपूर्ण पद प्राप्त होता है। इस संबंध में यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि सामाजिक जीवन में अनौपचारिक संगठन आधारभूत पक्ष है और उनका होना निश्चित है। जोसेफ ए. लिंटनर के शब्दों में यह संगठन, अनौपचारिक संगठन जो है यह संगठन मानव जीवन का एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंग है और विभिन्न अंग एक संपूर्ण संगठन का निर्माण करते हैं। चूँकि अनौपचारिक संगठनों को समाप्त करना अथवा उनसे मुक्त होना कठिन होगा, इसलिए प्रबंध को उसके साथ चलना तथा कार्य करना सीखना भी आवश्यक होगा। स्ट्रॉस एवं साइल्स ने कहा है, अनौपचारिक संगठन एक ऐसी वास्तविकता है जिसकी उपेक्षा प्रबंध केवल अपनी जोखिम पर ही कर सकता है। ठीक है, यानी अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी वास्तविकता है, एक ऐसी सच्चाई है जिसको नज़रअंदाज करना, उसकी अपेक्षा करना प्रबंध केवल अपने ही रिस्क पर कर सकता है। अनौपचारिक संगठनों से क्या लाभ है, चलिए जानते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अनौपचारिक संगठन के लाभ इस प्रकार है। अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन की कमियों को पूरा करता है। अनौपचारिक संगठन कार्य समूह को संतुष्टि एवं स्थायित्व प्रदान करता है। अनौपचारिक संगठन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन संप्रेषण प्रक्रिया का उपयोगी मार्ग है। अनौपचारिक संगठन की उपस्थिति अधिशासियों को योजना बनाने तथा सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अनौपचारिक संगठन प्रबंधक की योग्यताओं में कमी को दूर करता है। अब तक आपने जाना अनौपचारिक संगठन क्या है और इसके लाभ क्या है। अब आप जानेंगे इसके दोष क्या है। ठीक है, अनौपचारिक संगठन के दोष। डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अनौपचारिक संगठन के दोष इस प्रकार है। अनौपचारिक संगठन जो है प्रकृति से विद्रोही है। अनौपचारिक संगठन एक समूह की मनोवैज्ञानिक भावना के अनुसार कार्य करता है। अनौपचारिक संगठन उत्पादकता में अधिक वृद्धि करने के लिए प्रबंध के प्रयत्नों को अप्रभावकारी, इनइफेक्टिव बना देता है। अनौपचारिक संगठन से असत्य समाचारों का प्रसारण होता है। ठीक है, यानी झूठे समाचार का प्रसारण होता है। औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है, चलिए जानते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में अंतर। औपचारिक संगठन जो है यह अधिकार के प्रत्यायोजन के कारण निर्मित होता है और अनौपचारिक संगठन लोगों की सामाजिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उदय होता है इसका। औपचारिक संगठन के अंतर्गत अधिकार एवं कार्य पर बल दिया जाता है। अनौपचारिक संगठन के अंतर्गत लोगों व उनके संबंधों पर बल दिया जाता है। औपचारिक संगठन जो है ये जानबूझकर निर्मित किया जाता है और अनौपचारिक संगठन जो है यह स्वतः एवं स्वाभाविक रूप से निर्मित हो जाता है, खुद ब खुद निर्मित हो जाता है। ठीक है। औपचारिक संगठन औपचारिक अधिकार किसी एक पद से संबंधित होते हैं, अनौपचारिक अधिकार किसी एक व्यक्ति से संबंधित होते हैं। ठीक है। नियम, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व लिखित रूप से निर्धारित किए जाते हैं औपचारिक संगठन में, वहीं अनौपचारिक संगठन में नियम तथा परंपराएं अलिखित होती है। औपचारिक संगठन उन बाहरी व्यक्तियों से प्रभावित होता है जो कि रेखीय स्तर से वरिष्ठ अधिकारी होते हैं और अनौपचारिक संगठन उन व्यक्तियों से प्रभावित होता है जो समूह के नियंत्रण में होते हैं। औपचारिक संगठन में औपचारिक अधिकार ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, वहीं अनौपचारिक संगठन में अनौपचारिक अधिकार ऊपर से अथवा समतल रूप में प्रवाहित होता है। औपचारिक संगठन का आकार बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन अनौपचारिक संगठन जो है उसका आकार छोटा होता है। औपचारिक संगठन तकनीकी उद्देश्यों के लिए निर्मित किया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन जो होता है ये मनुष्य की सामाजिक तुष्टि की खोज के परिणाम स्वरूप उदय होता है। औपचारिक संगठन अधिक स्थायी होता है और अनौपचारिक संगठन इसके अपेक्षाकृत कम स्थायी होता है। ठीक है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठनों में घनिष्ठ संबंध है। एक बार औपचारिक संगठन के बन जाने के बाद वे स्वतः अनौपचारिक संगठनों का निर्माण करते हैं, जो न केवल उनको प्रभावित ही करते हैं बल्कि इसको शक्ति भी प्रदान करते हैं। एक के बिना दूसरा शायद ही जीवित रह सके, अतः दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है। यानी एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। इस प्रकार औपचारिक संगठन एवं अनौपचारिक संगठन एक दूसरे के पूरक है। ठीक है। और एक ही सिक्के के दो पहलू कहे जा सकते हैं।